My name is Anuj Mishra, and I had scored All India rank of 87 in NEET 2022. Currently, I am doing my MBBS from AIIMS Bhubaneswar. So I am in Bhubaneswar currently. So today we are going to discuss this chapter, biological classification. This is the second chapter in your class 11th biology. बहुत बेसिक चैप्टर है. इसमें हमको ये बताया जाता है कि कैसे हम अपने आसपास जो भी लिविंग चीजें देख रहे हैं उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, ताकि वी आर एबल टू कीप अ ट्रैक ऑफ कि कितने नए स्पीशीज डिस्कवर हो चुके हैं और कितने होने वाले हैं, उनका ट्रैक रख सके. तो बेसिकली इस चैप्टर में हमको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं कि पहले किस तरह से हम प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करते थे और धीरे धीरे किस तरह से डेवलपमेंट्स हुए. वी मूव्ड ऑन टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और प्रेजेंट जो डोमेन्स वाला क्लासिफिकेशन है अभी जो चल रहा है. उसके बाद एक एक किंगडम का हमको ओवरव्यू दिया हुआ है कि किंगडम के क्लासिफिकेशंस क्या है, उसमें क्या क्या आता है. जैसे मोनेरा हो गया आपका, उसके बाद प्रोटिस्टा हो गया आपका, फंगाई हो गया, उसके बाद आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए. तो बेसिकली यहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई को अच्छे से कवर किया है और प्लांटे और एनिमलिया को सेपरेट चैप्टर्स में कवर किया है एनसीईआरटी में. उसके अलावा एक मेन टॉपिक इसका वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेन, ये सब हमारे क्लासिफिकेशन में फिट नहीं होते, तो इनको सेपरेटली इस चैप्टर में अलग से इनके बारे में नोट्स दिए हुए हैं. तो इस चैप्टर में ये इसका बेसिक ओवरव्यू था. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. बैक में कौन से क्वेश्चंस दिए एनसीईआरटी के, तो शुरू करते हैं. ओके, पहला क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैव अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो इसका आंसर अगर हम डिस्कस करें, एक मिनट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस. तो जैसे हमको क्वेश्चन पूछा है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम हिस्ट्री के साथ कैसे कैसे चेंज हुए. तो पहला नोट जो एनसीईआरटी हमको देती है वो देती है एरिस्टोटल का. ग्रीक थे, ये ग्रीक फिलोसोफर थे और इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था. इनके हिसाब से इन्होंने टोटल सारे ऑर्गेनिजम्स को इनटू 2 ग्रुप्स डिवाइड किया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स. और प्लांट्स को भी इन्होंने कुछ डिविजन्स दिए थे, जैसे ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स. तो ये एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम था. आफ्टर एरिस्टोटल, अच्छा, एनिमल्स को भी इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किए थे, जिनके पास रेड ब्लड है एंड अदर्स. तो एरिस्टोटल के हिसाब से ये एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन था. इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था. जो दिखता था उनको उस टाइम पे, उन जैसे उन्होंने फील किया उस हिसाब से उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया था. बट दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट क्लासिफिकेशंस रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री. आफ्टर एरिस्टोटल जो मेन क्लासिफिकेशन में रेवोल्यूशन आया वो कैरोलस लीनियस. इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को अच्छे से एस्टैब्लिश किया. जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है इनका वो है प्लांटे और एनिमालिया, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स. ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, पर जो मेन काम इन्होंने किया था वो किया था बाइनॉमियल क्लासिफिकेशन इन्होंने शुरू किया था. सॉरी, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर. बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था. बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर मतलब हर जो भी प्लांट या एनिमल को ये क्लासिफाई करते थे उसको 2 नाम देते थे, मतलब उसके नाम में 2 लेटर रखते थे. पहला लेटर होता था उसका जीनस का नेम, सेकंड लेटर होता था उसका स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब कौन सी स्पीशीज का है वो. तो इससे क्या होता था कि बहुत, जैसे आप सिर्फ कैट, डॉग इस तरह से क्लासिफाई पहले किया जाता था, इन्होंने उसके आगे उनके जीनस लगाना शुरू कर दिया ताकि क्लासिफिकेशन ज्यादा बेटर बन सके और बहुत सारे एनिमल्स को हम क्लासिफाई कर सके. तो कैरोलस लीनियस का ये मेन आपको याद रखना है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर. ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, किसने इंट्रोड्यूस किया था. मेन चीज इनका एक डिसएडवांटेज है. डिसएडवांटेज इनका क्या था कि यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स
वगैरह वगैरह इन्होंने ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन दिया नहीं था। उस टाइम पे इनको पता नहीं था कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से क्लासिफाई नहीं किया था। तो ये कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन था। बाकी इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, अगर जो बेस्ट हम देखें हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको चेंज कर करके IRH विटेकर। तो आर एच विटेकर ने क्या किया, जो कैरोलस लीनियस की जो शॉर्टकमिंग्स थी, जो उनकी गलतियां थी, उस पे आके इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करना शुरू किया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने किस तरह से डिवीजन किया, क्या क्या इनके क्राइटेरिया थे, तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म आपको बताता हूँ। क्राइटेरिया जो था 5 किंगडम का, चेक द MRP। तो चेक मतलब सेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। P मतलब थैलस, मतलब बॉडी। M मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है, मतलब खुद अपना खाना बना पा रहा है कि दूसरों का खाना खा के जिंदा रह रहा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। R मतलब रिप्रोडक्शन। और P मतलब, ये सब आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। P मतलब फाइलोजेनी रिलेशनशिप्स। फाइलोजेनी मतलब कि इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या थी, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो ये 5 क्राइटेरिया से इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन शुरू किया। अभी इनके क्लासिफिकेशन में कौन से किंगडम्स थे, तो इनके 5 किंगडम में से किंगडम्स का नाम बता रहा हूँ मैं। पहला था मोनेरा। मोनेरा मतलब प्रोकैरियोट्स, सारे प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में रख दिया। फिर आया प्रोटिस्टा, ये सब यूकैरियोट्स है पर जो यूनिसेलुलर है, तो इनका मेन पॉइंट है यूनिसेलुलर। फिर आया फंजाई, प्लांटे। इन दोनों में इन्होंने कैसे डिफरेंशिएट किया, फंजाई है हेट्रोट्रॉफ, प्लांटे है ऑटोट्रॉफ। मतलब फंजाई है जो वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे, पर प्लांट अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर पा रहे हैं। और फाइनली जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इनको देखे, जो कि हेट्रोट्रॉफ है और बेसिकली जो लोकोमोशन कर पा रहे हैं, मतलब जो मतलब यहाँ से वहाँ मूव कर पा रहे हैं, उनको इन्होंने रखा एनिमल्स में। तो ये थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, अब इसके अलावा एक एक्स्ट्रा जो कि एनसीईआरटी में ज्यादा इसके बारे में दे नहीं रखा, वो है डोमेन्स वाला। तो इसके बाद अगर हम देखें तो डोमेन्स, इसमें 3 डोमेन्स होते हैं और 6 किंगडम्स होते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या किया, जो ये प्रोकैरियोट वाला है इसको स्प्लिट कर दिया है। तो पहला डोमेन है आर्किया, मोनेरा, यूकैरिया। मतलब जैसे आपका किंगडम सबसे हाईएस्ट रहता है ना, किंगडम के बाद जाके आप फाइलम वगैरह जाते हो, ये किंगडम से भी एक ऊपर एक चीज इन्होंने बना दी, डोमेन करके। डोमेन के अंदर किंगडम आते हैं। तो आर्किया में कौन सा किंगडम आएगा, आर्की बैक्टीरिया। मोनेरा में, मोनेरा मतलब यू बैक्टीरिया। और यूकैरियोट्स में जो आपके 4 है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 4 आपके हो गए। तो बेसिकली अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन इस तरह से चलती आ रही है। पहले एरिस्टोटल का आपको याद रखना है, फिर कैरोलस लीनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर आर एच विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और लास्ट में डोमेन्स यहाँ के 6 किंगडम। इसमें 6 किंगडम हो गए टोटल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट 2 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूज ऑफ हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। तो बेसिकली इकोनॉमिक यूज का मतलब कि ये लोग क्यों हमारे लिए यूजफुल है, हम क्यों इनके बारे में पढ़ रहे हैं, बेसिकली हमको जानना क्यों जरूरी है, इनका क्या यूज है। तो आंसर 2 में ए पार्ट आपका आ गया हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया में आपके बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि आपको बहुत
वाइड यूज है उनके, बहुत वेराइटी में। आप 12th में जब जाएंगे तो एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसके ऊपर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज के ऊपर। यहाँ पे अगर आप हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया की बात करें तो आप सिंपल कर्ड प्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया का नाम क्या लिखेंगे, लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया कर्ड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो दही आप जमाते हैं, इसी बैक्टीरिया की वजह से दूध से दही बनती है। और अगर आप इसका और थोड़ा इकोनॉमिक मतलब इकोलॉजिकल यूज देखेंगे कि इसका इतना मतलब हम किस चीज के, हम इसको एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रख के बैक्टीरिया को कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसका बेस्ट एग्जांपल है बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस जो आपकी बनती है, डीकेइंग जो आपका बायोडिग्रेडेबल मैटर है, उसे आपके आर्की बैक्टीरिया बनाते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया का एक स्पेसिफिक होता है मिथेनोजेंस करके एक ग्रुप। वो ग्रुप ऑफ आर्की बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते सनलाइट से। वो आपके बायोडिग्रेडेबल मैटर को डिग्रेड करके उससे बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और अगर आपको और इम्पोर्टेंट यूज अगर जानना है तो आप लिख सकते हैं चीज प्रोडक्शन, ठीक है। और ऐसे आप काफी चीजें लिख सकते हैं बैक्टीरिया का, बहुत मतलब मेडिसिन बनाने में यूज आता है, एंटीबायोटिक्स। तो इनमें से कोई दो आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया होता है, उससे पहला एंटीबायोटिक आया था स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये आपका हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के इकोनॉमिक यूज हो गए कि आप इनको इकोनॉमिकली कैसे यूज कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए। अगला आपका दे रखा है आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया का जैसे मैंने पहले भी बोला था, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में भी इसका बायोगैस प्रोडक्शन में ये काम आते हैं। प्लस आर्की बैक्टीरिया का सल्फर स्प्रिंग्स में ये मिलते हैं, तो उससे सल्फर एक्सट्रैक्शन, ये सल्फर एक्सट्रैक्शन में भी काम में आते हैं। पर मेजर अगर आर्कीबैक्टर का अगर हमारे लिए कुछ यूज है तो उसको आपको बायोगैस प्रोडक्शन ही बोलना है, क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया एज अ ग्रुप ज्यादा यूजफुल नहीं है, पर बायोगैस प्रोडक्शन में आर्कीबैक्टर को काफी यूज आते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया में आप ये लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डायएटम, ठीक है। तो डायएटम आपका प्रोटिस्टा के अंदर आता है। तो सेल वॉल ऑफ डायएटम, देखिए डायएटम का जो सेल वॉल होता है वो कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है, प्लेट की तरह। जैसे सोप बॉक्स आपने देखा है ना आप, ऐसे सोप होता है, इसके अंदर सोप रखते हैं अपना और उसके ऊपर एक कवर लगाते हैं। सेम डायएटम का सेल वॉल उसी तरह से होता है। जैसे बाकी का सेल वॉल सेल्यूलोज से होता है, ये भी सेल्यूलोज से बना होता है। पर इसका मेन चीज है इसमें सिलिका होता है, सिलिका, ठीक है। जैसे आपका, आपको पता होगा कि सैंड में सिलिका रहता है, सिलिका इसके वॉल्स में एक्चुअली मतलब एम्बेडेड रहता है, तो इसका वॉल काफी स्ट्रांग होता है। आप डायटम का सेल वॉल यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट वेरी इजीली, ठीक है। तो इवन व्हेन डायटम्स डाई, अगर वो मर जाते हैं, क्योंकि डायटम सी में रहते हैं ना, तो जब वो मर जाते हैं ना तो उनके सेल वॉल्स सी के फ्लोर में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। और बहुत सालों, मिलियंस ऑफ ईयर्स में डायटम्स के जो सेल वॉल है उन लोगों ने मिलके कुछ कुछ जगह में सी में इनके माउंटेन्स बन गए, उसको हम काइसेल कर कहते हैं, ठीक है। ये जर्मन वर्ड है। इस माउंटेन को हम काइसेलगर कहते हैं और इसको हम नीचे सी से खोद के काफी यूज में लाते हैं आजकल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट व्हाट द टर्म्स एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड सिग्निफाई, ठीक है। एल्गल ब्लूम्स और रेड टाइड। तो पहले हम देखते हैं एल्गल ब्लूम क्या होता है। तो देखो, एल्गल ब्लूम मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक लेक है, ठीक है। दिस इज अ लेक। लेक में आपने कॉन्टामिनेट कर दिया बायोडिग्रेडेबल मैटर, बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल मैटर डाल दिया। तो लेक में क्या, जो एल्गी होंगी वो इस बायोडिग्रेडेबल मैटर को कंज्यूम करने लगेंगी, कंज्यूम करके अपना ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करेंगी।
तो जो लेक का टॉप होगा ना, उसमें आपके एल्गी एक स्कम बना देगी, ठीक है, मतलब एक तरह का टॉप में जम जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी एल्गी है, ये आपके वाटर है, ये जो पूरे लेक को धीरे धीरे कवर कर देगी। आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ कुछ लेक्स में हो जाता है, काई जम जाती है। तो इस एल्गल ग्रोथ को हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। आपको ये याद रखना है कि इसमें जो एल्गी होती है मेजरली ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ये इसमें मेजर रहती है। तो ये हो गया एल्गल ब्लूम। अच्छा, अगला है आपका रेड टाइड्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आपके एक टाइप का प्रोटिस्ट होता है डाइनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है। तो डाइनोफ्लैजेलेट्स के अंदर जो पिगमेंट रहता है वो उनको ब्राउन से लेके रेड कलर तक के कलर्स, वो मतलब डाइनोफ्लैजेलेट्स के अंदर जो जिस तरह का पिगमेंट रहता है वो उनको ये वाला कलर प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। एक डाइनो मतलब फ्लैजेलेट का नाम है डाइनो फ्लैजेलेट गोनोलॉक्स, ठीक है। गोनोलॉक्स करके एक डाइनोफ्लैजेलेट होता है। ये जब ये पाया जाता है आपका सी वाटर में, मराइन वाटर में। तो जब आपका मराइन वाटर है, जैसे ये मराइन वेव है, ये बीच है, ठीक है, ये मराइन वेव है। तो मराइन वेव में एक सीजन आता है जिसमें ये गोनोलॉक्स रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। तो जो रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, इसका जो कलर रहता है ना, इसका कलर रेड कलर का होता है। तो ये क्या करता है, जो मराइन वाटर के सरफेस में जो वेव्स आ रही होती है ना, ये मराइन वाटर के वेव्स में सरफेस पे रहता है। तो हमको ऐसा लगता है वेव को देख के कि रेड कलर की टाइड आ रही है। तो जब बहुत ज्यादा गोनोलॉक्स मल्टीप्लाई करेगा तो सी वेव रेड कलर का बन जाता है, पूरा समंदर कोस्ट के आसपास रेड दिखेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं रेड टाइड। तो रेड टाइड में आपको क्या लिखना है कि ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ गोनोलॉक्स, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, रेड कलर इज सीन, इसी को हम रेड टाइड कहते हैं। तो ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज रेड टाइड। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ आर वायरॉइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर 5, वायरस और वायरॉइड में डिफरेंस क्या है। तो देखो, वायरस क्या है, एक प्रोटीन का कोट, ठीक है। ये कैप्सूल मान लीजिए, प्रोटीन की कैप्सूल है और इसमें आपने एक जेनेटिक मटेरियल भर दिया, आरएनए। सपोज आपने आरएनए भर रखा और ये है आपका प्रोटीन कोड, एक डब्बे में आपने आरएनए भरा, तो इसको क्या कहेंगे आप, वायरस, ठीक है। ये हो गया आपका वायरस। पर अगर आप ये डब्बे को हटा दो, प्रोटीन को हटा दो, प्रोटीन का वैसे डब्बे का काम क्या है, आरएनए को प्रोटेक्ट करना। पर अगर आप सिर्फ आरएनए को लगा दो, आरएनए, सिर्फ आरएनए है और ये इन्फेक्शन कर सकता है, इन्फेक्शियस भी है, तो इसको हम कहेंगे वायरॉइड, ठीक है। वायरस मतलब आरएनए प्लस प्रोटीन कोड, वायरॉइड मतलब सिर्फ आरएनए, बट दिस आरएनए अभी भी इन्फेक्शन करवा सकता है, ठीक है। ये हो गया एक डिफरेंस आपका वायरस और वायरॉइड में। अच्छा, एक और डिफरेंस होता है जो वायरस रहता है, वायरस आपका बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है। पर ये वायरॉइड है, ये सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करेगा। क्यों, याद कैसे रखें कि वायरॉइड प्लांट्स को क्यों करता है, क्योंकि प्लांट्स डाइजेशन, प्लांट्स के पास डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन नहीं कर सकते वो। जो आरएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटीन कोट है ना, तो एनिमल में अगर ये वायरॉइड चला गया और इसमें प्रोटीन कोट नहीं है, तो जो एनिमल्स का डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है उससे डिस्ट्रॉय हो जाता है आरएनए। पर प्लांट्स के पास ऐसा कोई डाइजेस्टिव एंजाइम है नहीं, तो बिना प्रोटीन कोट के भी आरएनए उनका सर्वाइव कर जाता है वायरॉइड का, और प्लांट में इन्फेक्शन कर देता है, ठीक है। और आरएनए काफी स्मॉल है, इसमें एनसीईआरटी बोलती है स्मॉल मॉलिक्यूलर, लो मॉलिक्यूलर वेट का है, जबकि प्रोटीन की वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा ज्यादा होता है। ये कुछ डिफरेंसेस है, आप लिख सकते हैं ये दो तीन डिफरेंसेस। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन खत्म हुआ, सिक्स क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छा, डिस्क्राइब ब्रीफली द फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है प्रोटोजोआ के चार ग्रुप्स का।
तो प्रोटोजोआ खुद प्रोटिस्टा के अंदर आता है। प्रोटिस्टा के अंदर 5 ग्रुप्स आते हैं, प्रोटोजोआ उनमें से एक है। और एक्चुअली प्रोटोजोआ इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दिस एनिमल एंड यू प्रोकैरियोट। मतलब एक प्रोटिस्ट में सारे यूनिसेलुलर है, इन यूनिसेलुलर में कुछ ऑटोट्रॉफ भी है, कुछ हेट्रोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ बाद में जाके प्लांट्स बना दिए, और जो हेट्रोट्रॉफ है ये लोग बाद में जाके एनिमल्स बना दिए। तो मैं जैसे बोला था कि जो ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट थे उन्होंने बाद में जाके प्लांट्स बनाया, और जो हेट्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट थे उन्होंने बाद में जाके एनिमल्स बनाया। तो प्रोटोजोआ जो है वो हेट्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट है, ये लोग अपना खाना नहीं बना सकते, ये दूसरे उसको आपके एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा के मतलब अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं अपने आप को। सो दीज आर हेट्रोट्रॉफ्स, एंड बाद में जाके इन्होंने एनिमल्स बनाया। तो आंसर 6, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के जो 4 ग्रुप्स हैं मैं बता देता हूँ आपको। पहला ग्रुप है एमीबॉइड, दूसरा ग्रुप है फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोआ। ठीक है, तो ये किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? बहुत सिंपल है। पहला पॉइंट तो आप नाम से पता करके एक एक पॉइंट लिख सकते हो कि डिवाइड हमने ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन में किया। अमीबॉइड प्रोटोजोआ मतलब सूडोपोडिया, जो अमीबा हमारा होता है सूडोपोडिया निकाल के चलता है। एमीबॉइड प्रोटोजोन उस टाइप का लोकोमोशन दिखाते हैं। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन फ्लैजेला होता है इनके पास, सीलिएटेड प्रोटोजोन इनके पास सीलिया होता है, स्पोरोजोन्स के पास कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो 4 ग्रुप का पहला पहला पॉइंट आपने लिख दिया। सूडोपोडिया प्रेजेंट, flagella present, cilia present, locomotory structure absent। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट, आप अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में उनका एग्जाम्पल निकाल सकते हैं, जैसे अमीबा एंड अमीबा। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन में आप एग्जाम्पल निकाल सकते हैं, ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा। एंड सीलिएटेड में पैरामीशियम, स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए। फिर these are usually aquatic। ठीक है, flagellated are also aquatic, these are also aquatic, and the sporozoans are parasitic। ये parasitic होते हैं। सो ये आपका हो गया प्रोटोजोआ का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7। लेट्स सी व्हाट इज 7th क्वेश्चन। Plants are autotrophic. Can you think of some plants that are partially heterotrophic? Okay. We can give examples. All plants are autotrophic. That's why they are plants. But there are some plants which are also heterotrophs along with being autotroph. कुछ plants ऐसे भी होते हैं जो photosynthesis के अलावा भी heterotrophic mode of nutrition अपनाते हैं. For example, there are this carnivorous और insectivores। ये प्लांट्स जैसे कि वीनस, फ्लाई ट्रैप, लैडर गॉड, पिक्चर प्लांट, ये सारे प्लांट्स रहते हैं। ये प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस प्लस इंसेक्ट्स दोनों करते हैं, दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्प्ले करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स प्लस हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक से इनको कार्बन मिल जाता है। ठीक है, कार्बन से कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, और इंसेक्ट से इनको नाइट्रोजन मिलता है। तो बेसिकली जो insectivorous plants होंगे, they will be found in soils where nitrogen is very less. So to derive nitrogen, they hunt for insects. Okay. So this is your answer 7. Let's go to answer 8.
what do the terms phycobiont and mycobiont signify? So there is this organism called lichen. Okay. Abhi lichens are symbiotic relationships of two types of organism. Okay. Lichen is equal to plant plus fungi. अब plant भी कौन सा? Usually algae. Okay. So this is what lichens are made up of. Lichens एक फंजाई और एल्गी के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, दोनों मिलके रहते हैं. तो एल्गल जो एल्गी वाला ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि एल्गी होता है, उसको हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट, और जो फंजाई होता है उसको हम कहते हैं माइकोबायोन्ट. तो जो माइको वर्ड होता है वो यूजुअली फंगस के लिए रहता है, और PHY मतलब प्लांट्स के लिए रहता है. तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 9. Question 9 is, give a comparative account of the classes of kingdom fungi under the following: nutrition and reproduction. So you have to classify fungi and under these two headings. Okay, so let's start. First is nutrition and second is reproduction. Okay, so first class is Phycomycetes, Ascomycetes, Basidomycetes, Eutromycetes. 4 classes of fungi we have. So let's look at the nutrition. जो Phycomycetes है, they are basically they depend on saprotrophic or parasites on plants. Okay, so Phycomycetes या तो decaying matter में पाए जाएंगे या फिर parasites होते हैं. Ascomycetes, अच्छा, इनमें से कोई भी ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा, कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इसलिए ये फंजाई है. ठीक है, तो सब सैप्रोट्रॉफ, पैरासाइट्स या फिर इस तरह का ही हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है, और डायरेक्टली होलोफाइटिक भी कोई नहीं होगा क्योंकि दे आर नॉट एनिमल्स, दे कैन नॉट ईट. अच्छा, सेकंड एस्कोमाइसिटीज, सेम सैप्रोट्रॉफिक और पैरासाइटिक. ठीक है, देन बेसिडोमाइसिटीज, सैप्रोट्रॉफिक. ड्यूटेरोमाइसिटीज अगेन exclusively saprotrophic, मतलब some of them are also parasites. Okay, so the only thing is Basidomycetes are fully saprotrophic. Other than that सब parasites भी होते हैं. Saprotrophic मतलब ये सब के सब decomposers हैं. Okay, all fungi are basically decomposers. ठीक है, अभी mode of reproduction, इसी के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड कर रखा है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या स्पेशलिटी है, इसी के बेसिस पे इनको वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया. तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है. ठीक है, और ड्यूटेरोमाइसिटिस क्लास ही इसलिए बना है क्योंकि इसमें एसेक्सुअल ओनली, देयर आर नो सेक्सुअल स्टेजेस, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है. ओके, और एसेक्सुअल में व्हाट यू विल राइट, कोनिडिया हो सकता है, स्पोर हो सकता है. ओके, एनी सिंपल एसेक्सुअल. जब भी अगर कोई भी ड्यूटेरोमाइसिटीज का फंजाई है उसमें सेक्सुअल स्टेज दिख गया तो हम उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज से हटा के एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज में वी ट्रांसफर इट. ओके, so as to not keep it in Deuteromycetes. Deuteromycetes में only asexual fungi are there. Okay, so let's start with Phycomycetes. Phycomycetes में जो asexual है उसमें zoospore रहता है. ठीक है, zoospore रहेगा, एप्लानोस्पोर रहेगा. ओके, बोथ दीज. zoospore एक्चुअली मोटाइल होता है, एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है. ठीक है, इफ वी गो इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, so there is one, the spore is mainly known as zygospore.
स्पोर. ओके, द स्पोर इज नोन एज जाइगोस्पोर. बेसिकली जाइगोट बनाता है, जैसे नॉर्मल हम ह्यूमंस में देखते हैं जाइगोट बनता है दो उसके गैमीट के फ्यूजन से, वहीं इसमें दिखता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है. सेकंड, एस्कोमाइसिटीज, एसेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर्स होते हैं. कोनिडिया, इसमें भी बैसिडोमाइसिटिस में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्डिंग कोनिडिया. ओके, मेन थिंग इज इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है. सेक्सुअल सेक्सुअल इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बनता है उसका नाम है एस्कोस्पोर, और इसका बैसिडियोस्पोर. ओके, तो अगर कुछ आपको याद रखना है, साइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बैसिडियोस्पोर इन सेक्शन ऑफ दिस थ्री, ये तीनों इनमें डिफरेंस लाता है. और अगर ड्यूट्रोमैसिटीज है तो सिर्फ एसेक्सुअल होगा, सेक्सुअल नहीं होता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 10. What are the characteristic feature of euglenoids? How will you find if this organism is euglenoid or not? Answer 10. Firstly, they have a flagella. ठीक है. Cell wall absent. Instead, cell wall की जगह क्या प्रेजेंट होता है? Helical. Flexible protein layer is present instead of a cell wall. इस चीज की वजह से these are different from the plants. Okay. Absence of cell wall, and this is like एक और important चीज है, profit in sunlight, otherwise heterotrophic. तो अगर सनलाइट होगा so they will produce food by themselves by photosynthesis, नहीं तो they are heterotrophs. Okay, they will hunt for their food. This is basic features of euglenoid. Let's go to next question. Give a brief account of virus with respect to the structure and nature of genetic material and name 4 diseases, viral diseases. तो structure और genetic material में to give a basic idea of virus. Okay. Structure. ठीक है. Structure is protein coat. Suppose अगर हम वायरस का डायग्राम बनाए, suppose this is a virus. ठीक है, तो ये है आपका प्रोटीन कोट. सबसे आउटर मोस्ट में प्रोटीन कोट रहेगा, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल और ब्लू में एंजाइम्स. वायरस इन 3 चीजों से बनाता है. देयर इज नथिंग मोर देन दिस इन द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. अदर देन दैट, स्ट्रक्चर को 2 तरह में डिवाइड कर रखा है इन्होंने, हेलिकल और पॉलीहेड्रल. हेलिकल मतलब जो प्रोटीन्स होंगे ना वो कुछ हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज होंगे और उसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होगा. और पॉलीहेड्रल मतलब प्रोटीन एक डब्बे के शेप में होगा और जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर होगा. ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया. अगला है आपका जेनेटिक मटेरियल. तो जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए होता है, नहीं तो आरएनए होता है. ठीक है, बट बोथ डीएनए आरएनए नॉट फाउंड. या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा. पूरा डीएनए और आरएनए दोनों एक वायरस में नहीं मिलेगा. डीएनए बेसिकली एनिमल इन्फेक्टिंग वायरस में रहेगा, आरएनए प्लांट इन्फेक्टिंग वायरसेस में रहता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका जेनेटिक मटेरियल. और वायरल डिजीजेस बहुत इजी है. वायरल डिजीज, herpes, उसके बाद इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, एड्स, रेबीज,
हेपेटाइटिस, ये सब वायरल डिजीजेस हैं. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. 12 is organize a discussion in your class on the topic are viruses living or non living. So इसमें बेसिकली हमको डिस्कस करना है वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है. तो इसका कुछ क्लियर कट आंसर नहीं है, वैसे ये डिस्कशन वाला क्वेश्चन है. तो अगर हम डिस्कशन करेंगे तो देखो, कुछ नॉन लिविंग चीजें है इसमें, कुछ लिविंग चीज है, इतना ही कर सकते हैं हम. ओके, लिविंग नॉन लिविंग क्या चीजें है कि नॉन सेल्यूलर, मतलब सेल मेम्ब्रेन टाइप का कुछ नहीं है इसमें, ऑर्गेनेल्स टाइप के कुछ नहीं है, कुछ न्यूक्लियस टाइप का कुछ दिख नहीं रहा, तो नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर है. और क्या है आपका, क्रिस्टलाइन आउटसाइड होस्ट, मतलब बाहर अपने आप में इसका कुछ वजूद नहीं है. जब तक ये एक होस्ट के अंदर नहीं है तब तक इसका कुछ काम नहीं है, बाहर ये कुछ डिस्प्ले नहीं कर पा रहा लिविंग कैरेक्टरिस्टिक. नो स्टोरेज ऑफ एनर्जी, जैसे एटीपी आप दूसरे ऑर्गेनिज्म एटीपी बना के स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज के लिए, ये ऐसा कुछ नहीं करता. ठीक है. उसके बाद ग्रोथ एब्सेंट, होस्ट के बाहर ये ग्रो नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, जो भी करेगा होस्ट के अंदर करता है. ठीक है. अभी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट, जेनेटिक मटेरियल इसमें है, रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, होस्ट के अंदर जाके रिप्रोड्यूस कर पा रहा है. ठीक है, मल्टीप्लाई कर पा रहा है. और म्यूटेशन प्रेजेंट, म्यूटेशन हो रहे हैं इसमें, मतलब कि स्टैटिक नहीं है, वायरस इवॉल्व कर रहा है. तो ये लिविंग चीज ही इवॉल्व कर सकती है. अब पहाड़ वहाड़ थोड़ी ना इवॉल्व करते हैं, पहाड़ इवॉल्व करके पेड़ बन गया, ऐसा थोड़ी ना होता. तो अगर वायरस इवॉल्व कर पा रहा है, म्यूटेशन कर पा रहा है, दैट मीन्स इट मस्ट बी लिविंग. तो इन दोनों के वर्सेस में हम डिस्कस कर सकते हैं वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है. तो दिस वाज द 12th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर. ओके, सो दिस चैप्टर इज डन. तो आप इसके नोट्स बना लीजिए. सारे चैप्टर में से डायरेक्ट एमसीक्यूज बहुत आते हैं नीट में, एंड इवन इन बोर्ड्स इट इज आस्क्ड. ऑल द डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट. दिस इज अ हेलिकल वायरस, दिस इज पॉलीहेड्रल वायरस. बहुत सारे डायग्राम है, सबके बारे में नोट्स भी दे रखे हैं. तो ओके, दिस वाज इट. थैंक यू वेरी मच.